हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आर एस ओनली। सो हम लोग, आपको पता है ऑलरेडी, राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके 2021 के पेपर में आए थे क्वेश्चंस, एक वीडियो ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, एक वीडियो आज मैं बना रही हूँ। ठीक है, सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको 2021 में पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं वो सब देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू टेल यू ऑल कि अगर आपके मन में आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है, ठीक है, कोई भी XYZ क्वेश्चन है, मोस्ट स्टूपिड क्वेश्चन भी क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता, जो क्वेश्चन नहीं पूछता है ना वो इंसान स्टूपिड होता है। बिकॉज इफ यू आर आस्किंग तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाते हैं। ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आस्क, and if you have any kind of such doubts in your mind, so you people can just come, you can book a counseling session। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया हुआ है आपको, जहां से आप 1-on-1 काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो विद RS ओनली। और ये काउंसलिंग सेशन कम्प्लीटली फ्री है, इसके अंदर आपको किसी भी तरीके का कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल फ्री के अंदर आके यहाँ पर अपने डाउट्स और क्वेरीज को क्लियर कर सकते हो। उसके अलावा हमारे फाउंडेशन बैच के अंदर अगर किसी को एनरोल करना है, सो दे पीपल कैन ऑल्सो पुट देयर क्वेरीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप लिंक पे जाके अपना एक सेशन बुक कर सकते हो एंड यू पीपल कैन देन डू एज यू लाइक। ठीक है, फाउंडेशन बैचेस की मैं बात करूं तो हमारे फाउंडेशन बैच एवरी 1.5 मंथ में नया बैच स्टार्ट होता है। सो यू पीपल कैन कम एंड ज्वाइन। अभी हमारा नया बैच 28 सितंबर से ही चालू हुआ है, तो आप लोग अगर अभी भी आते हो तो अभी देर नहीं हुई है, यू कैन कम एंड ज्वाइन अस एट RS ओनली, क्योंकि हम, आपको पता ही है, एक्सक्लूसिवली इंग्लिश में सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, आपका मटेरियल से लेकर क्लासेस तक, जो कि RS के अंदर बहुत रेयर हो जाता है, राइट। सो यू विल गेट अ क्वालिटी स्टडी मटेरियल, आपका राजस्थान स्पेसिफिक एज वेल, एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश मीडियम दैट इज एसेंशियल फॉर योर प्रिपरेशन इन RS। ठीक है, आगे चलते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग 2021 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे इससे पहले, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ये। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट which of the following statement about resolution adopted by a state legislative assembly under article 169 of the constitution of India for the abolition of state legislative council is correct? क्या बोल रहा है ये कि अंडर आर्टिकल 169, ठीक है, जो आपके प्रोविजन है रिलेटेड टू द रेजोल्यूशन, ठीक है, फॉर व्हाट, फॉर द अबॉलिशन ऑफ योर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनसे रिलेटेड कौन सी इनमें से जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है। ठीक है, सो सबसे पहले अपन स्टार्ट करने से पहले ये जानते हैं कि भाई आर्टिकल 169 है क्या। तो आर्टिकल 169 जो है वो डील करता है किससे? इट डील्स विद योर creation, it deals with what? It deals with your creation and abolition and creation of what? Of your state legislative councils। सबको पता है, हर एक स्टेट के अंदर, हर एक स्टेट में नहीं बोलूंगी मैं, बट कुछ स्टेट्स के अंदर जिनको लगता है कि उनका जो कार्यभार है उनके ऊपर, द वर्कलोड इज मोर, द स्टेट इज बिग, द पॉपुलेशन इज मोर, सो दे मेक 2 हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। फर्स्ट इज योर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जैसा कि हर एक स्टेट के अंदर होती है, जो भी एक फुल फ्लेजेड स्टेट है इंडिया के अंदर, हर एक स्टेट के पास अपनी क्या है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, उसके अलावा 2 यूटीज के पास भी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, उसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा एक और हाउस इस्टेब्लिश कर सकते हैं वो, जिसका नाम क्या होता है आपका? लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसका प्रोविजन किसमें दिया हुआ है? आपके 169 आर्टिकल के अंदर। आप स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट भी कर सकते हो और अबॉलिश भी कर सकते हो। सो इट इज देयर इन योर आर्टिकल नंबर 169। ठीक है, अब हमने ये तो बात कर ली कि भाई अबॉलिश कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, बट कैसे करेंगे? तो बेसिकली जिस भी स्टेट को अपनी स्टेट के अंदर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश करनी होती है या फिर उसको अबॉलिश करना होता है,
तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन मूव करते हैं, ठीक है। अगर वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, तो फिर वो रेजोल्यूशन जाता है किसके पास में, आपके गवर्नर के पास में, ठीक है। और गवर्नर जो है वो उसको रिजर्व करके रखते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। इतना प्रोसेस आप लोगों को समझ में आया कि भाई पहले किसके पास में रहेगा, पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होके रेजोल्यूशन किसके पास में जाएगा, द गवर्नर, ठीक है। गवर्नर ऑब्लाइज्ड है किसके लिए, रिजर्व करने के लिए फॉर द प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स हिज एसेंट टू दैट बिल, ठीक है, जो भी प्रपोजल प्रेसिडेंट के पास आया है जो गवर्नर ने उसके लिए रिजर्व करके रखा था, जब उसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तो फिर वो जाता है किसके पास में, आपकी पार्लियामेंट के पास में। और पार्लियामेंट जो है फिर एक ऐसा अकॉर्डिंगली एक लॉ बनाती है जिससे वो चीज अबॉलिश हो सकती है या फिर वो कंस्टिट्यूट हो सकती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का काम नहीं है अकेला लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना या मिटाना। इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है, आपके गवर्नर इन्वॉल्व है, आपका प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है, एंड देयर इज वन मोर पर्सन दैट इज योर पार्लियामेंट, ठीक है। कहां पर लिखा हुआ है ये पूरा चीज, ऑल ऑफ दिस इज मेंशन इन योर आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। इतनी बात समझ में आई। नाउ आगे चलते हैं, हम अपनी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक। क्या पूछ रहा है ये, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है, ओके। अब पढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। It does not impose an obligation on the governor to reserve resolution for the consideration of the president. अभी हमने देखा अगर गवर्नर के पास में आता है तो गवर्नर इज ऑब्लिगेटेड to reserve that particular bill for the consideration of the president. So this statement becomes what? Absolutely wrong. Why? Because it does impose what? It does impose an obligation on the governor. वो ऑब्लिगेशन गवर्नर के ऊपर इम्पोज कर रहा है कि अगर इस तरीके का बिल गवर्नर के पास आ रहा है तो उसको उस बिल को रिजर्व करके रखना पड़ेगा प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि जब प्रेसिडेंट अपना एसेंट देगा तभी तो वो आगे उस चीज को फॉरवर्ड करेगा किसके पास, पार्लियामेंट के पास, ठीक है। आगे चलते हैं हम। इट डज नॉट इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द यूनियन गवर्नमेंट टू टेक एक्शन फॉर इनिशिएटिंग लेजिस्लेशन इन द पार्लियामेंट। Again, this statement is wrong, right? Does it impose any obligation on the union government? No, it does not impose any obligation on the union government, right? मतलब क्या यूनियन गवर्नमेंट ऑब्लिगेटेड है? नहीं है बिल्कुल भी ऑब्लिगेटेड। इट इज द विल ऑफ व्हाट? इट इज द विल ऑफ योर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट? आगे चलते हैं हमारी, तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स व्हाट? दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट डज इम्पोज, मतलब ये इम्पोज करता है। इट डज इम्पोज व्हाट? एन ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नर, an obligation on the governor to reserve resolution for the consideration of the president. Yes, it is absolutely correct. अगर ऐसा कोई बिल आता है किसके पास में? आपके गवर्नर के पास में, तो अंडर आर्टिकल 169 he is obligated to reserve that particular bill for the consideration of the president. ठीक है, इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आई? So your correct option will be your option number 3. Why? Because the governor is obligated to reserve such kind of bills for the consideration of your president. समझ में आई इतनी सी बात सब लोगों को? आर्टिकल 169 जो है वो किसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं डाल रहा है? वो यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं डाल रहा है, बट इट डज इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन योर गवर्नर। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। It does not impose an obligation on the union government to take action for initiating legislation in parliament. Again, article 169 से related नहीं है, right? So it is not related to your article 169. Article 169 में क्या लिखा हुआ है? Article 169 में ये लिखा हुआ है that it will impose what? It will impose an obligation on the governor. ठीक है, और किसी से भी रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन उधर नहीं दी हुई है। ठीक है,
और किसी को ऑब्लाइज नहीं किया हुआ है, किसने? आपके आर्टिकल 169 ने। आई होप आपको ये बेसिक सी चीज समझ में आई होगी कि हम यहाँ पर पर्टिकुलरली आर्टिकल 169 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 169 की जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो हम किसके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं? एक ऑब्लिगेशन ओनली ऑन द गवर्नर, ठीक है, फॉर रिजर्विंग एनी सच काइंड ऑफ रेजोल्यूशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू पीपल। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट ऑफ 2009, राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009 के बारे में सबको पता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स दैट कैन बी नॉमिनेटेड, क्या बोल रहा है ये? दैट कैन बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन म्युनिसिपल काउंसिल इज, किसकी बात कर रहे हैं हम अभी? म्युनिसिपल काउंसिल की बात कर रहे हैं। तो म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर सबको पता है कितने मेंबर्स हो सकते हैं नॉमिनेट? मैक्सिमम 8 persons, yes or no? Maximum of 8 persons can be nominated where? In your municipal council, ठीक है। म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर आपके कितने मेंबर्स हो सकते हैं नॉमिनेट? मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम नॉमिनेट। अब देखो ये तो बात हुई आपकी किसकी? ये बात हुई आपकी म्युनिसिपल काउंसिल की, ठीक है। म्युनिसिपल काउंसिल के अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, म्युनिसिपल बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब म्युनिसिपल बोर्ड्स जो होते हैं, क्या आपके म्युनिसिपल बोर्ड्स, म्युनिसिपल बोर्ड्स के अंदर मैक्सिमम ऑफ 6 पीपल कैन बी नॉमिनेटेड फ्रॉम योर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो म्युनिसिपल बोर्ड्स के अंदर मैक्सिमम 6 लोगों को क्या कर सकती है? नॉमिनेट कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा आपकी हो गई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में जो है 12 लोगों को मैक्सिमम नॉमिनेट किया जा सकता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में कितने लोगों को किया जा सकता है नॉमिनेट? मैक्सिमम 12, ठीक है। और हमने अभी देखा कि म्युनिसिपल काउंसिल में आपके मैक्सिमम 8 पीपल। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू इट। आज म्युनिसिपल काउंसिल का क्वेश्चन आया, मतलब 2021 में। हो सकता है 2025 के अंदर आपका म्युनिसिपल बोर्ड के बारे में पूछ लें या फिर आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में पूछ लें कि यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट कितनी है आपकी, ठीक। तो इस तरीके से आपको इसके साथ साथ इनके बारे में भी पता होना जरूरी है, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, म्युनिसिपल काउंसिल में कितने मेंबर्स? मैक्सिमम 8 मेंबर्स, जो कि आपके नॉमिनेट होंगे कहां से? स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। और कौन से? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ विच एक्ट? अकॉर्डिंग टू योर राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009, ठीक है। यहां से कितने होंगे? म्युनिसिपल काउंसिल से 8, ठीक है। म्युनिसिपल बोर्ड्स के अंदर मैक्सिमम 6 एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के अंदर मैक्सिमम योर 12 members can be nominated by your state government, ठीक है। I hope you people have understood what we are trying to say over here. आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। Which of the following statements are correct about लोक आयुक्ता in Rajasthan? Excuse me, I'm sorry. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है ये, ठीक है। इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा। व्हाट इज आस्किंग? इट इज आस्किंग द करेक्ट स्टेटमेंट। He is appointed by the governor and is responsible to the legislative assembly. This statement is absolutely correct, right? क्योंकि राजस्थान लोकायुक्ता और उप लोकायुक्ता एक्ट जो आया था आपका, कब आया था? 1973 के अंदर, ठीक है। उसके तहत द पर्सन, उसके तहत जो लोकायुक्ता होता है, ठीक है, ही इज इट इज अपॉइंटेड बाय योर गवर्नर, ठीक है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू योर लेजिस्लेटिव असेंबली। दो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट इट इज द सब्सटैंशियल मीनिंग ऑफ इट, ठीक है, दैट द गवर्नर अपॉइंट्स इट एंड
इट इज रिस्पॉन्सिबल टू होम, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू योर लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, सेकंड देखो, सेकंड आपका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हिज जुरिस्डिक्शन स्पैन्स ओवर मिनिस्टर्स, members of state legislative assembly and higher civil servants। Absolutely correct, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। उनका जो jurisdiction है लोकायुक्ता का वो मिनिस्टर्स के ऊपर भी है, ठीक है, और आपके जो मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, आपके जो एमएलएज हैं उनके ऊपर भी है, और इसके अलावा जो आपके हायर सिविल सर्वेंट्स है, जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं हायर लेवल के ऊपर, वो भी इसके पर्व्यू के अंदर आते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो व्हाट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, देन कम्स टू आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट, he considers the cases of corruption and maladministration। Absolutely correct, इसीलिए तो लोकायुक्त को लाया गया था, so that जो सिस्टम के अंदर करप्शन प्रैक्टिसेस हैं या जो माल एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज आते हैं उनको क्या किया जाए, उनको एडमिनिस्टर किया जाए, उनको एड्रेस किया जाए। ठीक है, इसलिए तो लोकायुक्ता का जन्म हुआ था, इसलिए तो ये लोकायुक्ता आया था, राइट। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ योर लोकायुक्ता। His job is confined to investigate allegation and not grievances। Now this statement is wrong. Why? Because the Lokayukta's job is to investigate allegation as well as grievances। जो भी लोगों के दुख होते हैं, जो भी लोगों के ग्रीफ होते हैं, जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, वो भी एड्रेस करना और इन्वेस्टिगेट करना किसका काम है? It is the work of the Lokayukta। So this statement becomes what? This statement becomes wrong। Why? Because Lokayukta सिर्फ in allegations को investigate करने के लिए नहीं बनाया है, but it is also made to investigate any kind of grievances which are made related to your corruption, related to your maladministration। ठीक है, इस तरीके की जो भी वो चीजें होती हैं, इंस्टांसेस होते हैं, उसके अंदर अगर किसी भी तरीके का ग्रीवियंस आता है, किसी भी तरीके की कंप्लेंट आती है, तो उसको भी इन्वेस्टिगेट कौन कर सकती है? आपका लोकायुक्ता कर सकता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, सी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज योर स्टेटमेंट डी। क्वेश्चन ने क्या पूछा है हमसे? क्वेश्चन ने पूछा है हमसे व्हाट आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट इट। ठीक है, तो करेक्ट कौन कौन सी हो गई आपकी? ए, बी एंड सी। देखो कहां पर दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन, ए, बी एंड सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लोकायुक्ता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इसके अंदर, यस और नो? आपका जो एग्जाम है उसके अंदर लोकायुक्त बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस लोकायुक्त से रिलेटेड आपके आते ही आते हैं। आपने अगर पहली वाली वीडियोस देखी है तो उसमें भी आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं लोकायुक्त से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which section of Rajasthan Panchayati Raj Act 1994 has been amended to replace the expression ग्राम विकास अधिकारी in place of ग्राम सेवक? ये क्वेश्चन कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा आप लोगों को? ये हमने पहले भी देखा है, लेकिन इस क्वेश्चन का फॉर्म कुछ और था। तो यस, यू आर करेक्ट अबाउट इट, क्योंकि इस क्वेश्चन का दोबारा से रिपीटेटिव क्वेश्चन आया था 2023 के अंदर। 2023 के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो आया था आपके अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, कि ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम सेवक, इनका जो इंटरचेंजेबिलिटी हुई है, ठीक है, पहले ग्राम सेवक बोला जाता था, अब क्या बोला जा रहा है? ग्राम विकास अधिकारी। वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया है? ठीक है, आपका जो राजस्थान पंचायती राज एक्ट है उसमें कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ये किया गया है। और अब क्या पूछ लिया कि भाई कौन से पर्टिकुलर सेक्शन को अमेंड किया गया है। मतलब 2021 में पूछा गया था सेक्शन कौन सा अमेंड किया गया है, और फिर 2023 में उन्होंने क्या पूछ लिया कि कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू किया गया है। ठीक है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे ट्रेंड बनता है, कैसे हमें ट्रेंड को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक, सो सबसे पहले राजस्थान पंचायती राज एक्ट कौन सा आपका? राजस्थान पंचायती राज
अमेंडमेंट एक्ट बोलेंगे हम, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001, 2021। जो आपका ये वाला एक्ट था, कौन सा, राजस्थान पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021, उसने ग्राम सेवक की जगह पे क्या ला दिया, टर्म ग्राम विकास अधिकारी। क्यों हुआ था ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। कौन सा सेक्शन था जिसको अमेंड किया गया इसके लिए, इसके लिए आपका सेक्शन 89 अमेंड हुआ था। देखो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन हमें इसके आगे पीछे की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो आपके सेक्शन 89 को अमेंड करके ग्राम सेवक को क्या बना दिया था, ग्राम विकास अधिकारी बना दिया था, ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, और किस तरीके से आरपीएससी अपने पहले वाले क्वेश्चन से अपने आगे वाले क्वेश्चन फ्रेम करता है। इसलिए आगे पीछे की जानकारी होना बहुत जरूरी है, प्लस जानकारी होना इज नॉट इनफ, ठीक है। उसके साथ साथ में आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में रिवीजन होना चाहिए। उसका रिवीजन कैसे करोगे आप, उसके लिए आई विल बी मेकिंग अ वीडियो सून, सो यू पीपल कैन गो एंड वॉच इट। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका ये रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स, मतलब योर आरएएस ऑफिसर्स वर पोस्टेड एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सबको पता है ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, 2009 में ये चीज स्टार्ट हुई थी, यस और नो, वेयर योर जो आपके राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स है उनको फर्स्ट टाइम जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स अपॉइंट किया गया था, ठीक है। 13 आरएएस ऑफिसर्स को फर्स्ट टाइम 2009 के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स बनाया गया था, यस और नो, पता है सब लोगों को ये चीज। तो आपके 2009 से ये चीज क्या हुई थी, शुरू हुई थी, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर 2021 के जितने भी क्वेश्चंस आए थे आपके राजस्थान पॉलिटी से रिलेटेड, वो हमने ऑलरेडी सब कवर कर लिए हैं। इसी तरीके से जो इससे पहले वाले हैं आपके, वो भी हम लोग आने वाले 3 से 4 वीडियोस के अंदर सब कवर कर देंगे, एंड देन वी विल बी पिकिंग अप अ न्यू सब्जेक्ट एंड वी विल बी डूइंग थिंग्स वेरी एंथुजियास्टिकली और बहुत ज्यादा इन डेप्थ विथ दोज क्वेश्चंस, बिकॉज आपका सिलेबस और आपके पीवाईक्यूज ये दो आपके रामबाण होते हैं अपनी प्रिपरेशन के। अगर इनके ऊपर जिसने मास्टर कर लिया तो मतलब उसने आधा जो आपका एग्जाम है वो मास्टर कर लिया, ठीक। सो ऑन दैट नोट we'll end our class today, end our video lecture today, and I'll be meeting you again in the next video. Till then, keep preparing, keep learning honestly. All the very best and thank you so much.